हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे ओनोमेट्रोमानिया के बारे में। ये किस तरह का सिंड्रोम है, क्या डिसऑर्डर है, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे और क्यों रिसेंटली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्सेज आप स्टडी आई क्यू पे कोई भी कोर्स ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VERO33। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा किसी भी कोर्स पे। अब देखिए, काफ़ी पुराने एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह, आप इनको मूवीज़ में देखते रहते होंगे। एक टीवी चैट शो पे इन्होंने रिसेंटली रिवील किया, अपने बारे में ये बताया कि ये एक कंडीशन से सफ़र करते हैं और इनके इस कंडीशन के बारे में जान के ही हमें लगा कि इस बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये क्या कंडीशन है। ओनोमेटोमानिया इसको कहते हैं, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि ये कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक इंसान लगातार कोई वर्ड हो या कोई फ्रेज़ हो उसको रिपीट करता है। तो उन्होंने बोला कि ये कंडीशन उनको रेस्ट भी नहीं करने देती ठीक से। जब वो सो रहे होते हैं तो भी पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज़ को वो रिपीट करते हैं। तो प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली अगर आप ओनोमेटोमानिया लिखेंगे तो ये बहुत सारी न्यूज़ आपको नसीरुद्दीन शाह के बारे में मिलेंगी। बट वी विल टॉक अबाउट दिस कंडीशन। अब जैसे यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है, उस पे उन्होंने ये जो बात है अपने बारे में वो बताई और फिर ओनोमेटोमानिया के बारे में बताया। मैंने भी जब ये पहली बार सुना तो इसके पहले इसके बारे में नहीं सुना था। देन आई रिसर्च एंड आई थॉट आई शुड मेक अ लेक्चर ऑन इट। अब इसमें एक इंसान कोई भी फ्रेज और वर्ड या कोई सेंटेंस या स्पीच को रिपीट करता है विदाउट एनी रीज़न। तो आप एक तरह से इसको एक मेंटल कंडीशन भी समझ सकते हैं कि आप एक चीज़ को रिपीट करते जाते हैं बिना किसी ज़रूरत के, चाहे किसी को ना भी सुनना हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि सोए हुए भी वो अगर उनको कोई पैसेज पसंद है या कोई फ्रेज़ पसंद है तो भी वो उसको बोलते रहते हैं। तो अब देखिए, मेडिकल टर्म में ओनोमेटोमानिया क्या है, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। देखिए, जब भी हम कभी मेंटल हेल्थ कंडीशन बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं कोई पागल है या कुछ है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम अपने बॉडी के हर ऑर्गन का चेकअप करवाते हैं, ज़रा भी प्रॉब्लम आती है दांतों का चेकअप करवाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमको कोई मेंटल इशू लगे, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इससे आपको मदद ही मिलेगी। लेकिन पहले कई बार तो हमको वहम भी हो जाता है कि किसी नई बीमारी के बारे में सुनते हैं कि हमको तो ये बीमारी नहीं है। और यूजुअली बीमारी बोल लो या कंडीशन बोल लो। अब इस चीज़ में ओनोमेटोमानिया में मैंने आपको बताया कि विदाउट एनी रीज़न रेपिटेशन होता है। और व्हेन यू हैव दिस कंडीशन, आपको एक स्पेसिफिक वर्ड बार बार आपके माइंड में आएगा। अगर आपने कोई नया वर्ड सुन लिया, शायद वो यू बिकम स्टक देयर और आप बार बार उसको रिपीट करेंगे। और ये आपकी पर्सनालिटी का, ओनोमेटोमानिया से जो लोग सफ़र करते हैं, ये पर्सनालिटी ट्रेट बन जाएगा। ओके। और उन लोगों को शायद ज़्यादा होता होगा जो ज़्यादा रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं, आर्ट से एसोसिएटेड होते हैं। तो ये डिज़ीज़ होने का, ये कंडीशन होने का रिस्क हायर है, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, डायलॉग्स याद करते हैं आर्टिस्ट लोग, तो इनको ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं इस तरह की मेंटल कंडीशन होने के लिए। अब अगर इस तरह का कोई कंडीशन किसी को है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ऑल्दो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है या कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से अभी तक भी समझ नहीं पाए, ह्यूमन ब्रेन को। अगर किसी को इस तरह की कोई कंडीशन होती है, देन यू हैव टू लिव विद इट, आपको उसके साथ ही जीना है। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा वर्स होने लगे, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगे, तब लोगों को टेंशन होती है। देन दे गो फॉर थेरेपीज़। किस तरह की थेरेपी? जैसे सीबीटी होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो लोग सीबीटी थेरेपी लेते हैं। अब जो सिम्टम्स हैं उनके, देन उनको एनजाइटी या डिप्रेशन, किसी के लिए भी उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है इस ट्रीटमेंट के लिए। सीबीटी थेरेपी भी तब दी जाती है जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगें। जब तक ये डिसऑर्डर आपकी रूटीन में
इंटरफेयर नहीं कर रहा, थोड़ा नॉर्मल ही है कि आप रिपीट करें, दैट इज़ ओके, देन यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट, तब तक कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर स्टडीज़ के बारे में जानें, जो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स, हम किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह का हमारा एप्टीट्यूड है, जो इसके बारे में पढ़ाती हैं, तो इस कंडीशन को लिंक किया गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ। अगर आपने सुना होगा ओसीडी, कई बार हम बहुत मजाक में भी अपने दोस्तों को ऐसे बोलते हैं, यार तू ये हरकत बार बार क्यों कर रहा है, कहीं तुझे ओसीडी तो नहीं है। और कई बार हम खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, यार मुझे तो सफाई का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर गंदगी हो, मुझे तो बहुत ओसीडी है गंदगी से, है ना। तो ओसीडी का क्या मतलब होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उससे इसको ओनोमैटोमैनिया को लिंक किया गया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली एक पैटर्न है अनवांटेड थॉट्स और फियर्स का। ऑब्सेशंस हो सकते हैं, कंपल्शंस हो सकते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर हो सकते हैं। कई बार आप देखें कि हम किसी जगह से चल रहे हैं जहाँ पे ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बने हैं, तो इस तरह से हमारा मन करेगा कि एक पाँव हम इस स्क्वायर में रखें, फिर इस पाँव इसमें रखें। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये भी एक ओसीडी का, कई लोगों को ओसीडी होता है इस तरीके का, कई लोगों को बार बार हाथ धोने का। सो वी हैड दिस नेबर, वो एक्चुअल में ओसीडी से सफ़र कर रही थी। तो उनको क्या होता था, उनके घर पे कोई भी आता था, उनके गेट को टच करता था तो वो उतनी बार अपने गेट को साफ़ करती थी। तो उनको इस तरह का कंपल्सिव डिसऑर्डर था। एक और मेरी फ्रेंड थी, उसको बार बार सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करने का डिसऑर्डर था। तो ये आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है, इस तरह के जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं या थॉट्स होते हैं या फियर्स होते हैं, ओके, ऑब्सेशंस हो जाते हैं। इससे हमारा सिग्निफिकेंट हमको डिस्ट्रेस होता है, हम पीस में नहीं रहते, टेंशन हो जाती है, तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बता दी, ऑब्सेशंस, कंपल्शंस, लेकिन इसको रियलाइज़ करने में टाइम लग जाता है। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखना पड़ता है कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, वरना इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आता। जैसे ऑब्सेशंस की और एग्जांपल मैं आपको दूं कि गंदगी का डर, कि बहुत डर लगता है यार कि गंदगी, जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड हाथ बार बार सैनिटाइज करती थी तो उसको हमेशा लगता था कि उसके हाथ गंदे हैं। या फिर कुछ इस तरह से सिमिट्री में चीज़ें रखना कि इस टेबल पे मैंने ये चीज़ें इस सिमिट्री में रखी हैं, अगर वो सिमिट्री हट जाएगी तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम होगी कि यार ये जैसे मैंने रखा था वैसे क्यों नहीं है, राइट। कुछ एग्रेसिव या हॉरिफिक थॉट्स, बार बार कुछ अपने आप को हार्म करने के थॉट्स आना, या खुद पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एग्रेसिव थॉट्स आना, अनवांटेड थॉट्स आना, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ओसीडी में कंसीडर, एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ ऑब्सेशंस के, जो ओसीडी के अंदर आते हैं। कई बार ये थॉट्स बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर भी हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग बार बार वॉश करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल दी, चेक करेंगे कि अगर मैंने अपना बैग लॉक कर दिया मैं बार बार चेक करूँगी, ये भी ओसीडी के अंदर आता है। काउंट करना किसी चीज़ को बार बार, किसी चीज़ की सिमिट्री ऑर्डर बनी रहे, रीएश्योरेंस मांगना किसी से बार बार किसी चीज़ को लेकर, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें, और अब मैटर करता है कि ये कितने सिवियर हैं। अब इनमें बहुत सी चीज़ें नॉर्मल लोगों को भी होती हैं, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई हरकत आपकी डेली लाइफ में आपको इम्पैक्ट करने लगे तो देन डेफिनेटली एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। डिफरेंस होता है, देखिए कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको हर चीज़ परफेक्ट रखने की आदत होती है, फ्लॉलेस रिजल्ट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोगों को ओसीडी होता है। तो दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। अगर आपके डेली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में इस तरह की आपकी कोई हरकत इम्पैक्ट डाल रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, ये कंपल्शंस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को देखना चाहिए। तो अभी तक इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, वेदर इट इज़ बायोलॉजी भी हो सकती है, अलग अलग थियोरीज हैं, बायोलॉजी हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, या हम किस तरह से ग्रो अप हो रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट था, लर्निंग पैटर्न्स क्या थे, फैमिली हिस्ट्री क्या थी, हमारे लाइफ में क्या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स रहे हैं, तो बहुत सी रीजंस इसके हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं। अगर इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो हाँ, कॉम्प्लिकेशंस कि हम अपना ऑफिस वर्क भी नहीं कर पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, हमारे जो संबंध हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे पार्टनर्स के साथ, वो ख़राब हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हमारी गिर गई है, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएं अगर, तो हमको डेफिनेटली क्या करना चाहिए,
डॉक्टर को देखना चाहिए। कुछ ऐसा तरीका, क्योंकि प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन का कोई तरीका हमारे पास इसका नहीं है। तो जितनी जल्दी अगर हम इसको समझ जाएँ और सिम्पटम्स हमारे वर्स होने लगें, एक्टिविटीज़ डेली रूटीन ख़राब होने लगे, उससे पहले हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ओनोमेटोमेनिया भी इसी तरीके से इसको लिंक किया गया। मैं आपको इसीलिए इतना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बताया, क्योंकि इसको इससे लिंक किया गया, क्योंकि यहाँ पे भी रेपिटेटिव बिहेवियर है किसी फ्रेज, वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ का। अब जैसे मैंने आपको सीबीटी थेरेपी बताया, सीबीटी थेरेपी इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बहुत लोग इसको लेते हैं। एक तरह की साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट होती है जो लोगों को डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न्स को एक तो पहले आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, फिर उनको चेंज करने में भी हेल्प करती है, ताकि उनके इमोशंस पे, उनके बिहेवियर पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना रहे। ओके, तो ये जिनके सिम्टम्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, सच पीपल अंडरगो सीबीटी थेरेपी, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पूरा आपके लाइफ इवेंट्स को देखते देखते इसकी क्या वजह है, किस तरीके से इसको ठीक किया जाता है। सीबीटी टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? पहले तो आपको नेगेटिव थॉट्स को समझना सिखाया जाता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, आपका ब्रेन आपको फोर्स कर रहा है नेगेटिव सोचने के लिए। फिर यहाँ पे नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाना है तो आप क्या करें, नई चीज़ें सीखें, न्यू स्किल्स, अपने आप को कहीं बिजी रखें, किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं, गोल सेटिंग करें, अपने गोल्स रखें कि इस हफ्ते, अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस वीकेंड तक मैं अब इतने स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप देख लें कि मुझे इस हफ्ते क्या क्या काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है, सेल्फ मॉनिटरिंग भी सिखाया जाता है, ताकि हम नेगेटिवली ना सोचें। तो डिसऑर्डर्स जिनको सीबीटी थेरेपी से फ़ायदा मिल सकता है, अगर किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक्स आते हैं, एडिक्शंस हैं, फोबियाज़ हैं, एंगर है, या ईटिंग डिसऑर्डर्स भी, कई लोगों को बहुत खाने की आदत होती है, बेवजह ही खाते रहते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ कंडीशन से जुड़ी हुई हैं और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे ये भी बोल दूँ कि ओवरथिंक भी नहीं करना है, नॉर्मल भी होता है। जैसे मैंने कहा, परफेक्शनिस्ट भी होते हैं लोग, एंड देन ओसीडी वाले लोग भी होते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। I hope this topic is clear to you. Now the question is, Alzheimer and osteoporosis are examples of communicable diseases, degenerative diseases, non-communicable diseases, none of the above. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे इसको पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।